नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी घास वाली। आवाज सरोज शर्मा। मूलिया हरी हरी घास का गट्टा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मदभरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें डबडबा गई थी। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ रे, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं। हुआ क्या है? अच्छी तो हूं। महावीर ने मुलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं क्या? मुलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी तो हो, तब तो बताऊं। मुलिया इस उसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिंबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता थी जिसमें एक अस्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सौगात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाते थे, लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया था। किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित दिखा अपनी छटा बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मुलिया नीची आंख किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, ऐसा क्यों? महावीर में ऐसे क्या सुरखाब लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की ओर युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती हो, मुलिया के लिए हृदय का सूल था। प्रभात का समय था। पवन आम की बौर की सुध में मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मुलिया सिर पर झौवा रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह चमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मुलिया को वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी, झोवा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्ग उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए, उसके पसीने हो गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मुलिया को जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर तक जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर खूब रोई। अगर वह इतनी गरीब न होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छिलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर उससे कह दे तो इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो जाए। इस ख्याल से उसके रोंवे खड़े हो गए।
इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए नहीं गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे बाघ खा जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज में बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, न तो तू औरों के साथ जाएगी, ना अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं न जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निवाह नहीं होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता है, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है, तो तेरी सुंदरता लेकर मैं क्या करूं? उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साये में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ नहीं बोला। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बैठा कर रखता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज के कम ना पड़ जाए। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी नहीं मिले, कभी मिले या ना मिले। जब से यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, इक्के वालों की बगियां बैठ सी गई हैं। कोई सेठ भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपए उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो न पहुंच सकता था। मूल का कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, न मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली गई। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खड़खड़ाहट होती, उसका जी सन्न हो जाता। कहीं कोई ऊख में छिपा न बैठा हो। मगर कोई नई बात न हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर चूर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया। यहाँ आधा घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से अधिक भर गया। वह अपने काम में इतना तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर भी ना हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह सामने खड़ा था। मूलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कोई गज के फासले में ही रुककर कहा, डर मत, डर मत। भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ ना बोलूंगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ सुन्न हो गए। खुरपी हाथ में जमी सी गई। घास नजर ही न आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और वहां मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छिलती क्यों नहीं? मैं तुझसे कुछ कहता थोड़े ही हूं। यही रोज चली आया कर, मैं छिल दिया करूंगा। मूलिया चित्रलिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? इधर जानता है, कल भी तुमने सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ आगे बढ़े। मुझे कुछ सुध ही न रही। तू चली गई तो मैं वहीं घंटों बैठा रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते से चली आई, मैं सारा हाथ छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा तेरे जी में आए दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं सोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन में सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता। तेरा घोड़ा होता तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे।
मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम न आवे अगर मैं किसी खोट में से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समय पाकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुभते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो न मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह है ये क्या खिलवाड़ ही है। मुलिया के होठों पर हिलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने को तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लू नहीं है? उसे लज्जा नहीं है? अपने मर्यादा पर विचार नहीं है? मेरा रंग रूप तुम्हें भाता है। क्या घाट के किनारे तुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उनके तलों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उसमें से किसी से क्यों नहीं दया मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहां तुम न जाओगे, क्योंकि वहां जाते तो तुम्हारी छाती दहलती है। तुमसे दया मांगते हो इसलिए न कि मैं चमारी हूँ, नीच जात की हूँ, और नीच जाति की औरत जरा सी घुड़की धमकी व जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मुल्ला, यह बात नहीं, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है। सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मुलिया, इसलिए न कि जानते हो मैं कुछ कर नहीं सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारे गर्दन पर न हो रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात न निकली थी। मुलिया इतनी वाकपटु है इसका उसे गुमान भी न था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइज और कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाजन न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वो औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनियों और कहारिनों पर जान देते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। वह किसी दूसरी महरिनिया की ओर आंख तक उठाकर नहीं देखता। संयोग की बात यह है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता है। इसका मुझे उस पर पूरा विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूं। हाँ, वो अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मुंह दलने लगे, तो मैं भी उसकी छाती पर मुंह दल देंगी। तुम मेरे रूप ही के दीवाने हो। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाए तब भी वह मुझसे इसी तरह रखेगा। मुझे उठवाएगा, बैठाएगा, खिलाएगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी न छेड़ना, नहीं तो अच्छा न होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थी है, सेखी है, कटुता है और सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दी। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल जाता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी ही रह गई।
कामनी के सब जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उसका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। आसामी उससे थर-थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते। पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चीलम पीना शुरू किया, सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं कि पानी क्यों नहीं जा रहा है। पहले वह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता। उस औरत की उस दिन मजदूरी काट लेता और पुर चलाने वालों को घुड़कियां जमाता, पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती हुआ थर थर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बुढ़ऊ कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं? बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता है। चैन सिंह ने नम्र होकर कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है, उसे काट देते। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। वहां पर 4 पुर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हाकावे के खाने गए हुए थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए? तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से जवाब न निकले। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दी। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पांव मन मन भर के हो गए। अब न आते बनता न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट जरूर पड़ेगी, शायद मजदूरी भी काट ली जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ाओ जल्दी से। कैसे बेर हैं? लाओ जरा मुझे भी तो दो, मेरे भी पेड़ के हैं कि नहीं? दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा। कैसा मीठा मीठा बोल रहा है। इतनी ही भिगो भिगो कर लगाएगा, बेचारे और भी सिकुड़ गया। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पक्की पक्की सब मैं ले लूंगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो लेके आओ। बाकी दोनों मजदूरों से, तुम भी दोनों आ जाओ। उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं, बेर खा ले तब काम करना। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढाढ़स हुआ। सभी ने जाकर सब बैग चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के पक्के छांट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधा घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब सब बैग उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बख्श दो, हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी न जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई ही क्या हुई? मैंने भी तो बैर खाए हैं। एक आधा घंटे का हरज हुआ, यही ना? तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधा घंटे में कर दोगे, न चाहोगे तो दिन भर में भी घंटे भर का काम न होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार है। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजदूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रूप नहीं पहचानते। दूसरा, अब खुद दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर ना छोड़े। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था।
यूं तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा एक्के पे चला चलो। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, झटपट एक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, एक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था। क्या आजकल सवारियां कम है क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं है, मगर लारियों के सामने एक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2 ढाई 3 की मजबूत दूरी करके घर लौटता था, और कहाँ अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हूं। सोचता हूँ एक्का घोड़ा बेचकर आप लोगों की मजदूरी कर लूं, पर कोई ग्राहक नहीं मिलता है। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े के ही चाहिए, घास ऊपर से। अब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुष चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई ग्राहक लग जाए तो एक्के को आने पौने निकाल दो, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल 7 पतोहू दोनों छिलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है। घर वाली चली जाती है, दोपहर तक घास छिलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, यहाँ से घड़ी रात गए लौटती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोर है। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया था। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छांव में 20 ही तांगे एक्के फिटने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तरों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल ले तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिल लगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुल्ला, घास तो उड़ के अधिक से अधिक 6 आने की ही है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घास वारे ने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने से ही पाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटने से ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और ले ही लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला, बुढ़ऊ बुढ़ऊ के मुंह में पानी भर आया। अब मुलिया काहे तो किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि दुष्टों को जूतों से पीटे। सबके सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए हुए थे। आंखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है और न ही दबती है। कैसा मुस्कुरा कर, रसीली आंखों से देखकर, सिर का आंचल सिसका कर मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। इतने में 4 बजे अगले और वकील मुख्तरों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले लारियों पर दौड़े। वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी पट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मुलिया घास का झावा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पावदान पर घास रखवा ली, जेब से कुछ निकाल कर मुलिया को दिया। मुलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई, जो चैन सिंह न सुन सके। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चल पड़ी। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृत की दशा में खड़ा रहा।
पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े दाहिने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाध टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दूं? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दया करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधा घंटे से यहाँ खड़े हो, जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, अब दुकानें बंद हो गई, मैं तो सब झाड़ू लगाकर चल दिए, तुम्हें कुछ खबर भी न हुई। यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने झड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता हुआ दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी नाव पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियां भी पी गई। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल नेत्रों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी परसता हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाए, आपसे रुपए। चैन सिंह ने बात काटकर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा न करना, क्या फायदा होगा। कई दिनों के बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह आसामियों से मालगुजारी वसूल कर घर की ओर लपक का जा रहा था कि उसी जगह वहां उसने मुलिया की बांह पकड़ ली। मुलिया की आवाज कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मुला, क्यों दौड़ रही हो? मैं तो खड़ा हूं। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुमसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था, वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप होकर खड़े रहे, किसी को भी इस बात न सोचती थी। एकाएक मुलिया ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ तुमने मेरी बांह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मोला, मुझ पर जाने कौन सा भूत सवार था। मुलिया गट्ठर गंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं, उसी बांह गाहे की लाज तो निभा रहे हो, गरीब आदमी से जो चाहे करवाए, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और आगे भी है। पवन सींचे हुए खेतों में विश्वास करने जा रहा था, सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था, और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को पकड़ा खड़ा देख रहा था। और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को पकड़ा खड़ा देख रहा था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जीवन बड़ा ही अनमोल है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।